सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे इन्वर्स के थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम आज इसको डिस्कस करेंगे। जनरली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने क्रैमर्स रूल के थ्रू कैसे सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाला गया था, वो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक दूसरा मेथड है जिसको हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कहेंगे। मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करके हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ए 2x2 और फॉर ए 3x3 फॉर्मेट। तो नाउ स्टार्ट द क्लास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन, अभी मैं इसका जनरल फॉर्मेट बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक 2x2 फॉर्म में और एक 3x3 फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जनरली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो मतलब आपके यहाँ पे चलिए a1x प्लस a2y a3z इज इक्वल टू d1। यहाँ पे वैसे मैं लिख रहा हूं b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू d2, और यहाँ पे आपका हो गया c1x c2y c3z इज इक्वल टू d3। तो ये मैंने 3 के लिए लिखा है, अगर 2 के लिए लिखा जाएगा तो यहाँ पे आपको मैं 2 के लिए भी दिखा देता हूँ। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ फॉर्मेट है, और ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का सिस्टम ऑफ फॉर्मेट है। इससे अगर आप चाहें तो 4 वेरिएबल लेके 4 इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन, मतलब हर का डिग्री यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना, पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स मेथड है। तो you solve the system of equation by the inverse method। इसलिए हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये जो इक्वेशन फॉर्मेट आपको दिया गया है इसको आपको इन मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो जनरली मैं यहाँ पे 2x2 के लिए आपको एक शो कर लेता हूँ, और 3x3 के लिए मैं इस तरफ दिखा दूंगा। तो 2x2 में हो, चाहे वो 2x2 हो चाहे वो 3x3 हो, तो हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म इज ax इज इक्वल टू b, ये सही लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने जो तीनों मेंशन किया है a, x और b, ये तीनों आपका मैट्रिक्स ही है। तो क्वेश्चन ये है कि ये a क्या है, x क्या है और ये b क्या है। तो a क्या है, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे जितना भी कोफिशिएंट लिखा गया है उन सबका, जितना भी वेरिएबल लिखा गया है उन सबका कोफिशिएंट हमें लेना है। तो जनरली देखिए यहाँ पे ये जो 3 फॉर्मेट में मैंने लिखा है, यहाँ पे पहला कॉलम आपका x के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए मैं x का कोफिशिएंट a1 b1 यहाँ पे c1 ले रहा हूँ। ये हो गया आपका x का कोफिशिएंट। अभी उसी तरह से मैं सेकेंड कॉलम को किसके लिए डिफाइन करूंगा, y के लिए, तो a2 b2 c2, और जो तीसरा वाला है इसके लिए मैं a3 b3 c3 रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब ये आपका जो मैट्रिक्स बन गया ये कोफिशिएंट को लेके बना है, इसलिए हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो अभी मैं, आपको समझ में आ रहा होगा, अभी मैं जाऊंगा दूसरा वाला, ये जो x मैंने लिखा है, तो ये x क्या है ना, x वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो जितना वेरिएबल यहाँ पे आपको इन्वॉल्व किया गया होगा उसको आप कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो कॉलम मैट्रिक्स में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले रहेगा x, उसके बाद रहेगा y, उसके बाद रहेगा आपका z, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स, क्योंकि वेरिएबल को लेके बना है इसलिए हम इसको वेरिएबल मैट्रिक्स कहेंगे। और लास्ट रहेगा आपका b। ये जो b है वो क्या है ना, राइट हैंड साइड वैल्यू है। ये राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखा होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं b को भी वैसे ही कॉलम वाइज ही लिखूंगा, तो d3, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स।
ठीक है। तो ये जो तीन मैट्रिक्स मैंने अभी डिफाइन किया, ए, एक्स एंड बी, ये तीनों को लेकर मैं अभी यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो जनरली इक्वेशन अगर आपको ऐसे दिया गया है तो पहले आपका ये फॉर्मेट रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेथड है, इसलिए हमें मैट्रिक्स के थ्रू ही कैलकुलेट करना है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द थर्ड वन, ये रहा उसका रिप्रेजेंटेशन। अभी नॉर्मली हम इक्वेशन को सॉल्व करके जब एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक को लेकर दूसरे में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में आपका डिवीजन तो काम नहीं कर रहा है, मतलब ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है, जिसको हम इनवर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए अगर ये ए एक्स अगर बी हुआ और मुझे यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो एक्स कैसे निकलेगा, मतलब ये इस तरफ आ जाएगा, दोनों साइड में मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो मतलब ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है, अगर मुझे एक्स निकालना है तो ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स इंटू बी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास देखिए बी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ए का इनवर्स निकालना है। तो ए का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर एडजेंट के थ्रू एज यूजुअली निकालेंगे। आप किसी भी फॉर्म में इनवर्स निकाल सकते हैं, एलिमेंटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनर एडजेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजीली हो जाएगा, और इस फॉर्म में हम उसी मेथड को अप्लाई करके उसका इनवर्स डिफाइन करेंगे। तो आपको इनवर्स निकल जाने के बाद सिंपली जो भी ए इनवर्स वैल्यू आपको मिलेगा उसको आपको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यू जस्ट कंपेयर, फाइनली गेट द रिजल्ट। तो ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट 2/2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसको भी मैं वैसे ही ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखूंगा। तो यहाँ पे आपका एक्स हो गया ए इनवर्स बी। तो अभी मेरा काम क्या है, ए एक्स बी को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे ए कौन है, a1 a2 सॉरी a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पे x कौन हो गया, दो वेरिएबल है इसलिए आपका xy है, यहाँ पे मैंने xy नाम दिया है इसलिए आप xy लिखेंगे। और यहाँ पे जो b है, आप इस b को हम क्या ले सकते हैं, c1 c2। तो वैसे ही हम फॉलो करेंगे और इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया हमारा आंसर। तो इनवर्स मेथड में आपको उतना ही करना है। तो ये रहा आपका जनरल कॉन्सेप्ट, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो एक 3/3 फॉर्मेट में क्यों ना हो। लेकिन अभी मैं आपको एक 2/2 का एग्जांपल और एक 3/3 का एग्जांपल देके दोनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं एक 2/2 फॉर्मेट का एग्जांपल। तो 2/2 फॉर्म में आपको करना क्या है, पहले मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, जैसे आपको मान के चलिए हो गया आपका 2x + 5y = 1, और दूसरा एक इक्वेशन हो गया आपका 3x + 2y = 7। ओके, ये देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके लिए भी एक मेथड है, हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फॉर्मेट कहेंगे, जिसको मैं और एक क्लास में आपको रिप्रेजेंट करूंगा। अभी के लिए अगर इस तरह से एक इक्वेशन दिया गया है और हम इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैं इसको अभी सॉल्व करता हूं। तो पहले मुझे क्या करना है, उसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, ax = b। तो अभी मुझे यहाँ पे मेंशन करना है a कौन है। तो ये क्या कहा था मैंने, x को अगर x y इधर उधर है, मतलब सिस्टमेटिकली नहीं लिखा है, तो आप पहला काम ये कीजिए, जब भी आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो फर्स्ट कॉलम जो भी रहेगा उसको आप x को बैलेंस करके रखना है, मतलब हर x को एक लाइन में पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए, ताकि आपको मैट्रिक्स डिफाइन करने में बहुत ही आसान रहे। देखिए यहाँ पे x के साथ मैंने x को बैलेंस करके रखा है, इसलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया 2 3। यहाँ पे y के नीचे y है, ये हो गया आपका 5 2। अभी x क्या हो गया आपका, x एंड y कॉलम वाइज लिखेंगे, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। और b क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 1 7।
ये चीज मैं इसे कॉलम में लिख रहा हूं इसलिए ताकि मल्टीप्लिकेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। अगर दूसरा फॉर्म में लिखूंगा तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये फॉर्मेट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो अभी मेरा काम क्या है, उसका इनवर्स निकालना, क्योंकि x अगर b हो गया तो x का वैल्यू मैंने क्या कहा था, a इनवर्स b। तो मेरा काम क्या है, a इनवर्स कैलकुलेट करना। a इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हमें पता है। पहले हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे, उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड फाइनली वी अप्लाई द फॉर्मूला। तो अभी मैं उसी रूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको शो करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। ये डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 5 3 2 मतलब हो गया आपका 4 माइनस 15, तो ये हो गया आपका माइनस 11 जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब ये इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा। तो वी जस्ट फॉलो द स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनस। तो माइनस के लिए हम यहाँ पे m11 m12 m21 एंड m22 डिफाइन करेंगे। तो m11 क्या है, 2 है, m12 क्या है, 3 है, ये क्या हो गया 5, ये हो गया 2, तो माइनर निकल गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपका बन गया कोफैक्टर। तो अभी मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा। कोफैक्टर के लिए रूल है, तो a11 क्या है, एडिशन इज इवन तो प्लस मल्टीप्लाई होगा, एडिशन इज ऑड माइनस मल्टीप्लाई होगा, ऑड माइनस मल्टीप्लाई होगा, इवन प्लस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर्स। ओके, तो कोफैक्टर कैलकुलेट होने के बाद हम कहां पे जाएंगे ना, एडजॉइंट शो करेंगे। तो व्हाट इज योर एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर का। तो लिख लेता हूं 2 माइनस 3 माइनस 5 2, जिसको मैं इंटरचेंज करूंगा मतलब ट्रांसपोज निकालूंगा तो हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 2। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए निकालने के बाद अभी मैं नेक्स्ट स्टेज में कहां पे जाऊंगा, उसका इनवर्स निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, तो व्हाट इज द इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मेट क्या है, 1 बाय ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाय डिटरमिनेंट मतलब 1 बाय माइनस 11, तो एडजॉइंट ए क्या है यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस 3 2, हो गया आपका इनवर्स। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा एक एक करके शो कर लिया इनवर्स तक, उसके बाद मैं उसका मल्टीप्लिकेशन आपको शो करूंगा। तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। तो अभी इसके बाद मैं आपको ये कैलकुलेट करूंगा। तो ये जो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो अभी मुझे x निकालना है। तो माइनस 1 बाई 11 यहाँ पे हो गया आपका 2 माइनस 5 माइनस 3 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करके शो करूंगा। क्या शो करूंगा आपको, यहाँ पे b हो गया 17, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बाई 11 हो गया आपका ये। अगर मैं मल्टीप्लाई किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 हो गया 35, तो 2 हो गया आपका माइनस 33, तो दिस इंटू दिस माइनस 33, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 14 माइनस 3 14 आपका हो गया 11, तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3 एंड माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे जो x मैंने लिखा है वो x क्या है, xy। तो मतलब अभी मैं इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, x एंड y। तो अभी देखिए इसका कंपैरिजन होगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं x और x कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 3, और अगर मैं y को कंपेयर करूंगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो अभी हम ये सही है या गलत है इसको हम चाहे तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। x की जगह अगर मैं 3 डालूंगा तो हो गया 6, y की जगह -1 डालूंगा तो हो गया -5, 6 - 5 हो गया 1, x की जगह 3 डालने पर हो गया 9, यहाँ पे -1 डालने पर हो गया -2, तो 9 - 2 हो गया 7। तो मतलब ये दोनों हमारा सही आंसर है, ये आपको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसे ही आपको एक 3/3 का भी मैट्रिक्स फॉर्म करना है और उसका इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने माइनर 4 के लिए निकाला था, कोफैक्टर 4, और 2/2 के लिए डिफाइन किया है। आपको 3 इक्वेशन दिया गया होगा, तो 3/3 के लिए आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको हटा के और सेकेंड एग्जाम्पल आपको शो करके दिखा दूंगा।
तो नेक्स्ट आ जाते हैं 3/3 का इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक इक्वेशन यहाँ पे तीनों लिखा है और उसका टोटल डेरिवेशन भी मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड में कैलकुलेशन कर दिया है ताकि कम टाइम में मैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने पहले से ये लिख दिया है। मैं सिर्फ आपको ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, बाकी जैसे आपको माइनर कोफैक्टर निकालना है वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा। तो जनरली यहाँ पे एक 3 इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है जिसका मैट्रिक्स फॉर्म आप मान के चलिए ये हो गया। तो Ax = b, तो मतलब x आपका बन गया A इनवर्स b। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म ये लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे A डिफाइन कर लिया है। A क्या है, 2 3 1 -3 2 1 4 5 -4 -2। तो यहाँ पे आपका x वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने x भी लिख लेता हूं। तो x हो गया आपका 16 -4, सॉरी ये आपका b वैल्यू हो गया, तो 16 -4 -3 और यहाँ पे x आपका बन जाएगा x y z। ठीक है, तो अभी a डिफाइन कर लिया, b डिफाइन कर लिया, x भी डिफाइन कर लिया। हमारा रूल क्या है, a डिटरमिनेंट पहले निकालना। देखिए मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला है और रिजल्ट क्या निकला, -1, मतलब A इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो गया। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो मेरा रूल क्या कह रहा है, पहले मैं माइनर निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पे 9 एलिमेंट है, इसलिए मैंने 9 माइनर यहाँ पे कैलकुलेट करके शो कर दिया। तो माइनर जैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय रिड्यूसिंग द रो एंड रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड टेक द डिटरमिनेंट, मैंने एक एक करके यहाँ पे डिफाइन कर लिया। माइनर कैलकुलेट करने के बाद पोजीशन के हिसाब से हमें करना क्या है, प्लस माइनस से डिफाइन करना है। तो प्लस माइनस इवन ऑड के हिसाब से पोजीशन को लेके मैंने मल्टीप्लाई किया, जिसका जहां पे जो साइन चेंज होने वाला था वो चेंज हो गया और फाइनली ये हमारा कोफैक्टर मिल गया। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द कोफैक्टर हम कहां पे जाएंगे, अर्जेंट। देखिए ये अर्जेंट है, अर्जेंट मैंने क्या कहा था, कोफैक्टर को लेके जो भी ट्रांसपोज बनेगा मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल दिया है। तो 0 -1 2 2 -9 23 एंड 1 -1 30। तो अभी ये जो अर्जेंट मैंने निकाला, अर्जेंट के बाद यहाँ फाइनली मैंने A इनवर्स आपको कैलकुलेट कर दिया है। तो A डिटरमिनेंट यहाँ पे -1 है और अर्जेंट A आपका ये मिल गया। तो अभी मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इसका फाइनल आंसर मतलब ये माइनस अंदर जाके आपको एक फाइनल इनवर्स डिफाइन कर लेगा। तो हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -2, तो -2 9 -23, ये हो गया आपका -1 5 -30। तो फाइनली मुझे देखिए यहाँ पे A इनवर्स कैलकुलेट हो गया, मतलब मुझे A इनवर्स मिल गया। तो अभी उसी A इनवर्स को मुझे यहाँ पे इसी फॉर्मूला को लेके इंप्लीमेंट करना है ताकि वहां पे x का वैल्यू निकल सके। तो ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की जो डिटरमिनेंट फॉर्मेट है उसको हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे b लिखा है, अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए A इनवर्स B को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या बनेगा। तो नाउ वी कैलकुलेट द x वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे x कैलकुलेट करूंगा तो A इनवर्स इनटू B, तो B यहाँ पे 16 -4 -3 है और A इनवर्स मैंने वहां पे लिख दिया है। तो A इनवर्स आपका क्या बन गया, देखिए वहां पे मैं लिखा हूं 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। तो ये दोनों को अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे 3 चीज लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3/3 है, ये 3/1 है, इसलिए आपका रिजल्ट भी आपका 3/1 फॉर्म में आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 × 0 0, तो -4, तो 0 -4 + 6। अब ये सेकेंड लाइन हो गया -32, ये हो गया -36, ये आपका हो गया +9 69 और ये आपका हो गया -16, ये हो गया -20, ये हो गया +39। तो कुल मिला के अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट बन गया तो 2। ये आपको कैलकुलेशन करने पर देखिए क्या रिजल्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 68 माइनस मतलब हो गया 1, ये आपका हो गया -36, ये हो गया आपका 3। तो ये रहा रिजल्ट। तो मतलब अभी मैं फाइनली इसका x वैल्यू, तो x हो गया 2, y हो गया 1 और z हो गया 3।
तो देखिए ध्यान से, ये आंसर सही है या गलत है, इसको आप हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई करके आपको दिखा सकते हैं कि इसका आंसर सही है या गलत है। तो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 1 3 डाल देता हूँ इक्वेशन में। तो यहाँ पे 2 डालूंगा x की जगह तो 4, 1 डालूंगा तो -3, 4 - 3 हो गया 1, यहाँ पे 3 डालूंगा तो हो जाएगा 15, मतलब फाइनली 16 आ गया। बिल्कुल उस तरह सेकंड में भी डालूंगा तो -4, थर्ड में आपको डालूंगा 2 1 3, तो 2 + 1 हो गया आपका 3, 3 - 6 -3। तो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन यहाँ पे निकला है वो सही है। आपको किसी भी जगह कहीं पे डाउट होगा, कहीं पे प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप फाइनली अगर आपका आंसर चेक करना चाहें तो ये तीनों को लेके यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तीनों सेटिस्फाई हो गया तो मान के चलिए ये सोल्यूशन आपके लिए सही आंसर डिफाइन कर रहा है। तो एक 2/2 हो या 3/3 हो, आपको इनवर्स मेथड में बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बोर्ड में ऐसा ही करना है। तो आज के लिए मैंने आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे इनवर्स मेथड में कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड मैंने जो भी आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके लिख सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।